हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज का टॉपिक पॉलिटी में द एग्जीक्यूटिव टॉपिक। अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के सदस्य सम्मिलित होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा तो किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के सदस्य सम्मिलित होते हैं। स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि संसद के दोनों सदनों के, संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, उसके दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य नहीं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, अर्थात इलेक्टेड मेंबर इसमें शामिल होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर जो होंगे वो शामिल नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार विधानसभा के जो सदस्य होंगे इसमें भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे। इसलिए स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट गलत है। और जब फर्स्ट गलत है तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट, ए और सी गलत हो जाता है, सी नहीं। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए, वो कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के चुने हुए नहीं, चुने के साथ साथ क्या कर रहा है, वो इलेक्टेड मेंबर के साथ साथ क्या कर रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर भी से मिलकर बने निर्वाचन मंडल का किया जाता है। अर्थात संसद का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, वो संसद के दोनों सदन के, एक तो चुने सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों मिलकर भाग लेते हैं, तब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अर्थात ये स्टेटमेंट भी गलत है। और हमें क्या बताना है कि सही नहीं है, दोनों के दोनों सही नहीं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। तो सी स्टेटमेंट हमारे सही, अर्थात फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको या किन को संसद के पटल पर रखवाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, विधायक की सिफारिश को। सेकंड, लोकसभा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को। थर्ड, नियंत्रण महालेख परीक्षक के प्रतिवेदन को अर्थात कैग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद के पटल पर, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद के पटल पर एक तो वित्त आयोग की सिफारिश को रखवाएगा, तो यह भी सही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को भी रखवाएगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी रखवाएगा। तो हमारा ऑप्शन सेकंड गलत है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जहां भी सेकंड ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, सी ऑप्शन। अब लोक लेखा समिति क्या होती है कि लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति होती है और इसका जो कार्य होता है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना होता है और ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है, ना कि राष्ट्रपति को। इसलिए स्टेटमेंट हमारा सेकंड गलत है। और विधायक की सिफारिश जो होती है वो राष्ट्रपति आर्टिकल 281 के अंतर्गत वो संसद के पटल पर रखवाता है और नियंत्रण महालेखा परीक्षक या कैग के प्रतिवेदन को आर्टिकल 151(1) के तहत वो संसद के पटल पर रखवाता है और आर्टिकल 338(6) के अकॉर्डिंग यह अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाता है। इसलिए स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड गलत है। स्टेट ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। सेकंड स्टेटमेंट, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट कि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ये बात सही है। सेकंड कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के वोट के मूल्य से अधिक नहीं होता, बल्कि वोट के राज्यसभा के सदस्य के वोट के मूल्य के बराबर होता है। इसलिए स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो स्टेटमेंट हमारा कौन सही है? ए, फर्स्ट सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में औपचारिक रूप से कार्यपालिक जो शक्तियां होती है, कार्यपालिक शक्तियों का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और वह लेकिन वास्तव में जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। अर्थात फर्स्ट स्टेटमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। जो वास्तविक कार्यकारी जो शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। अर्थात दो शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अर्थात दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को वापस कर उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि संसद द्वारा पारित सभी विधेयक, वो कह रहा है कि सभी विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष जाते हैं तो वह उस पर अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य होता है, बाध्य नहीं होता है सब विधेयक पर। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड हमारा गलत है। चुनाव में स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति में या गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक में से किसी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। जब मेजॉरिटी नहीं होती है तो राष्ट्रपति, अब थोड़ा सेकंड स्टेटमेंट पर डिस्कस करते हैं। अब सामान्य विधेयक के संबंध में विचार करते हैं। यदि विधेयक राष्ट्रपति के सामने आता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे सकता है। यदि वो सामान्य विधेयक है उसको अस्वीकार भी कर सकता है और वापस भी कर सकता है, अर्थात तीनों चीजें इस पर कर सकता है। धन विधेयक, यदि धन विधेयक राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर वह स्वीकृति दे सकता है, अर्थात सहमति दे सकता है, और अस्वीकार भी कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट आता है हमारा संविधान संशोधन विधेयक। यदि हम बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक पर, तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के यदि सामने प्रस्तुत किया जाता है तो केवल यह अपनी सहमति दे सकता है, न तो इसको वापस कर सकता है और न ही इसको अस्वीकार कर सकता है। अर्थात संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अकॉर्डिंग के संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्यकारी बना दिया गया है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा सेकंड गलत हो जाता है। और जहां जहां सेकंड गलत है, ये गलत हो गया, तो पहला और थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कि लोकसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, नहीं।
वो कहता है कि लोकसभा के सभी सदस्य नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर अर्थात जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे ही भाग लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर अर्थात मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और जहां फर्स्ट स्टेटमेंट है वहां ऑप्शन गलत हो जाए, ए और सी गलत हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि राज्यसभा के सभी सदस्य नहीं, ओनली जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं, मनोनीत सदस्य या नॉमिनेट सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। आते हैं थर्ड ऑप्शन पे कि राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, पहली बात तो राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते ही नहीं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो। फोर्थ ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, बाकी तीनों गलत हैं। इसलिए जहां फोर्थ है तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। सही है कि जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक वही कंडीशन ब्रिटेन की महारानी की होती है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं इसका कि राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह स्टेटमेंट हमारा गलत है कि राष्ट्रपति का चयन जो होता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, अर्थात जनता द्वारा मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे। इलेक्टेड मेंबर होंगे वो राष्ट्रपति का क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। इसलिए स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता। यह स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन यदि वही सलाह उसे फिर से दी जाए तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। अर्थात स्टेटमेंट हमारा थर्ड भी सही है। आते फोर्थ स्टेटमेंट पर कि सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले एवं सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फिफ्थ स्टेटमेंट कि भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। यह बात सही है। सुप्रीम कमांडर अर्थात सर्वोच्च सेनापति, अर्थात भारत के जो तीनों सेनाएं होती हैं उन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति करता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारे स्टेटमेंट सेकंड गलत है, जहां जहां भी सेकंड है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा। स्टेटमेंट ए कि प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति होता है आपातकाल की उद्घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है? नहीं कर सकता। सेकंड स्टेटमेंट, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है? इस पर भी नहीं कर सकता। सी, अपने विवेक पर कर सकता है? अपने विवेक पर भी नहीं कर सकता। फोर्थ स्टेटमेंट आता है कि तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से दिया गया हो, तब यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां होती है वो 3 आपातकालीन शक्ति होती है। पहला आता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है हमारा वो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग होता है राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है हमारा राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 और 365 के अकॉर्डिंग होता है। आर्टिकल 356
56 एंड 365 के अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है। और एक होता है हमारा वित्तीय आपातकाल, जो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग 360 में लगाया जाता है। तो 3 आपातकाल होते हैं जो जिसकी शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है? तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रूप में नहीं होता, डायरेक्ट रूप में, इसका इनडायरेक्ट रूप में क्या होता है, इलेक्टेड होता है। अर्थात ये लोक संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनसे निर्वाचित होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट कि उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। नहीं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट हमारा थर्ड गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं होता। अर्थात इसके पास मत देने का कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट ये भी सही है। तो हमारा मात्र थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? वी। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। कि राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, अत्यंतिक वीटो, उच्च बहुमत के साथ विधायिका के जरिए अधिभावित। सेकंड स्टेटमेंट, विशेषित वीटो, विधेयक पर राय सुरक्षित रखना। थर्ड, पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही युग्मित है, सही सुनिश्चित है? हमारा ऑप्शन फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? डी। अब इन पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब वीटो शक्तियों के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्तमान में जो कार्यकारी प्रमुख की 4 वीटो शक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। 4 वीटो शक्तियां हैं। सबसे पहले आता है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो जो होती है अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। इसका मतलब होता है कि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रखता है। और सुरक्षित रखने का मतलब होता है कि विधेयक समाप्त हो जाता है, विधेयक का कानून समाप्त होता है, और जब समाप्त होगा तो कानून नहीं बन पाएगा। और इसका प्रयोग राष्ट्रपति ने कितनी बार किया है? 2 बार इसका यूज किया गया है। फर्स्ट 1954 में, 1954 में इसका यूज किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने PEPSU विनियोग विधेयक पर अपने निर्णय रोक कर रखा। सेकंड बार इसका कब यूज किया गया? 1991 में। 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर R वेंकट रमन द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को उन्होंने रोक कर रखा। अब आता हमारा विशेषित वीटो। विशेषित वीटो का मतलब, विशेषित वीटो जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सके, अर्थात उसको समाप्त किया जा सके। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं होती है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा इसका यूज किया जाता है। इस वीटो का यूज जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा यूज किया जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा यूज किया जाता है। थर्ड आता है हमारा पॉकेट वीटो। इससे बाद में आता है हमारा थर्ड निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके, अर्थात कैंसिल या समाप्त किया जा सके। कि जब वह किसी विधेयक को संसद के, अब निलंबनकारी वीटो के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाते हैं तो संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्यकारी हो जाती है। अर्थात इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को
विधेयक इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित करके निरस्त किया जा सकता है। अब आते हैं फोर्थ पे, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना, अर्थात राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार के न निर्णय लेने की शक्ति जो होती है वो पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। और यह अमेरिका में यह जो व्यवस्था होती है वो राष्ट्रपति को मात्र 10 दिन के भीतर इस विधेयक पर पुनः विचार करने के बाद लौटाना होता है। और इस मामले में जो भारत की के राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा होती है। और इसका यूज़ कब किया गया? 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में इसका यूज़ किया गया था। यदि गाइस आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।